जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं पुष्पेंद्र सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, दान कोर इंटर कॉलेज आंवलखेड़ा, आगरा, आप सभी का अपनी विज्ञान की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय जैव प्रक्रम। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जैव प्रक्रम का एक प्रकरण वहन। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि वहन क्या होता है और जंतुओं में इसका क्या महत्व है। वहन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम जानेंगे। विभिन्न जीवों में कौन से अंग वहन का कार्य करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। और रुधिर का कार्य क्या होता है और रुधिर किस प्रकार से हमारे शरीर में अनुरक्षण करता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम हृदय की कार्यकी के बारे में जानेंगे, हृदय की संरचना के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं आज का अध्याय वहन। तो वहन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी चीज़ को ले जाना क्या कहलाता है? वहन कहलाता है। तो वहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है जीवों में? जैसे जैसे विकास होता गया, एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय में बदल गया और इनका शरीर क्या हो गया? विकसित हो गया, बड़ा हो गया, जिसके कारण पदार्थों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल था। इसीलिए सभी जो जीव हैं उनके अंदर वहन तंत्र की आवश्यकता पड़ी। तो पादपों में भी जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक हैं वो जल और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसी प्रकार से जंतुओं में भी जो पोषक पदार्थ हैं या उत्सर्जी पदार्थ हैं सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या पाया जाता है? वहन तंत्र या परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो वहन तंत्र क्या है? जीव के शरीर के अंग और कोशिकाओं तक विभिन्न पदार्थों को पहुंचाने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? वहन या परिवहन तंत्र कहते हैं। अब जानते हैं वहन तंत्र के प्रकार के बारे में। तो देखिए, वहन तंत्र जो निम्न श्रेणी के जो जंतु थे जैसे कि आपके स्पंज हो गए या जेलीफिश हो गई, इनके अंदर क्या था? ये जल के अंदर रहते हैं। तो इनके अंदर जो परिवहन होता है किसका होता है? जल का होता है। तो जल के बहाव के ज़रिए ही ये अपने अपशिष्ट पदार्थों को दूर करते हैं और अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, जीवों के अंदर रुधिर बना और इसकी वजह से परिवहन तंत्र रुधिर वाला आ गया। तो रुधिर परिवहन तंत्र में क्या होता है? रुधिर के द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। जैसे कि कॉकरोच हो गया, मानव हो गया, सरीसृप हो गए, जितने भी विकसित प्राणी हैं सभी के अंदर क्या पाया जाता है? रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। बात करते हैं रुधिर परिवहन तंत्र के प्रकार की। तो ये दो प्रकार का तंत्र विकसित हुआ जीवों के अंदर। एक होता है खुला परिवहन तंत्र और दूसरा होता है बंद परिवहन तंत्र। खुला परिवहन तंत्र हम किसे कहते हैं? जब रुधिर नलिकाओं में ना बहकर शरीर के कोटर बने होते हैं उनके अंदर बहता है और रुधिर जो है पूरे जो अंग हैं उनके संपर्क में सीधे आता है बिना नलिकाओं के। इस प्रकार के परिवहन तंत्र को हम कहते हैं खुला परिवहन तंत्र, जैसा कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघों के अंदर पाया जाता है। और दूसरा प्रकार है बंद परिवहन तंत्र। इस प्रकार के तंत्र में क्या होता है? रुधिर जो है रुधिर नलिकाओं के अंदर बहता है, सीधे शरीर के अंगों के संपर्क में रुधिर नहीं आता है, उनके बीच में क्या आ जाती हैं? नलिकाएं आती हैं। तो नलिकाओं के अंदर बहने वाला जो परिवहन तंत्र है उसे हम कहते हैं बंद परिवहन तंत्र, जो कि सभी विकसित प्राणियों के अंदर पाया जाता है, जैसे सरीसृप हो गए, स्तनधारी हो गए। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार का परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, जैसे कि टीनिया हो गया। ये क्या है? एक परजीवी है, एक कोशिका शरीर के अंदर रहता है, तो इसको परिवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे मानव में वहन की, क्योंकि मानव के अंदर बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो मानव के वहन तंत्र के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर 3 भाग हैं। पहला भाग है रुधिर, जो कि बहेगा। दूसरी चीज़ होती है वो नलिकाएं जिनके अंदर रुधिर बहेगा।
और तीसरी चीज़ आती है, जो रुधिर है उसको नलिकाओं को बहाने के लिए, धक्का देने के लिए एक कोई ना कोई यंत्र चाहिए, जिसे हम कहते हैं हृदय। हृदय क्या है? एक मोटर पंप है जिसके द्वारा रक्त जो है रक्त नलिकाओं में बहता है। तो वहन तंत्र के हम पहले भाग को पढ़ते हैं, रुधिर। रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब एक लिक्विड है और संयोजी जो सभी अंगों को जोड़ता है, और क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। ये कैसा होता है? तरल है, लिक्विड है। तो जो इसका तरल भाग है वो कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा एक इसका तरल भाग है और इसके अंदर कोशिकाएं डूबी हुई रहती हैं, जिन्हें बोलते हैं हम रक्त कणिकाएं या रुधिराणु बोलते हैं। तो जो इसका प्लाज्मा वाला भाग है वो लगभग 90% जल से बना हुआ होता है और ये रक्त का 55% भाग बनाता है। इसके अंदर लवण, हार्मोन्स, एंजाइम्स, भोज्य पदार्थ सभी के सभी इसके अंदर घुले हुए पाए जाते हैं और इसके अंदर रुधिराणु पाए जाते हैं। आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन होते हैं, जो उसकी चाशनी है उसको आप क्या समझेंगे? आप उसको समझ लीजिए प्लाज्मा, जिसके अंदर चीनी भी घुली हुई है और उसके अंदर अन्य सुगंधित पदार्थ पड़े हुए हैं, और जो उसके अंदर जो रसगुल्ले हैं वो क्या है? कणिकाएँ मान लीजिए, सफ़ेद हो गए, काले हो गए, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के अगर हम उसमें रसगुल्ले डाल दें तो इसी प्रकार से रुधिर की कुछ संरचना पाई जाती है। अब हम बात करते हैं रुधिर के रुधिराणु की, रक्त कोशिकाओं की। तो इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं ये बाई कॉन्केव होती हैं, दोनों तरफ से धसी हुई होती हैं। इनके अंदर और इन पर एक प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ये कैसी हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंध बनाकर पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक पदार्थ बनता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को स्थानांतरित किया जाता है। दूसरी बात आती है श्वेत रक्त कणिकाओं की। श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं सफ़ेद रंग की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएँ और दूसरी होती हैं अकणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएँ। कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएँ ये 3 प्रकार की होती हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जबकि अकणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएँ 2 प्रकार की हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये सभी क्या करती हैं? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। इनके द्वारा शरीर की रक्षा की जाती है। कोई भी रोगाणु, चाहे बैक्टीरिया, वायरस जब भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये उससे हमको प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, उनसे लड़ती हैं और उनका भक्षण करती हैं। इसके बाद आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं तस्तरी नुमा संरचनाएँ वाली कोशिकाएँ पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य होता है, अगर कहीं पर शरीर में चोट लग जाती है तो ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। जबकि इनका जब कोई बीमारी हो जाती है शरीर में, जैसे कि डेंगू हो जाता है, तो इनकी संख्या कम हो जाती है, तो ये एक इंडिकेटर का काम भी करती हैं, सूचना भी देती हैं कि शरीर में कुछ बड़ी समस्या बन गई है। अब हम नज़र डाल लेते हैं रक्त के या रुधिर के कार्यों पर। तो रुधिर के कार्य क्या हैं? विविध पदार्थों का परिवहन। तो मुख्य कार्य क्या है? परिवहन करना इसका। तो रुधिर द्वारा गैसों का, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, पोषक पदार्थों का क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएँ, जो कि इनके अंदर उपस्थित रहती है। क्या? हीमोग्लोबिन उसके द्वारा होता है। प्लाज्मा द्वारा क्या होता है? भोज्य पदार्थ हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और आपके नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ हो गए, इनका वहन घुलनशील अवस्था में किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। इसके अलावा रोगों से बचाव हम पहले बता ही चुके हैं। ये क्या करते हैं? हमको प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरे पॉइंट, शरीर ताप का नियंत्रण। अब शरीर, मान लीजिए अगर हम धूप में बैठे हैं और एक हमारा हाथ धूप की तरफ है या एक तरफ जब हम हीटर सेक रहे हैं तो क्या होगा? वो चीज़ तुरंत ही और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। लेकिन हमारा जो शरीर है वो क्या है? पूरा तापमान जो रुधिर जो है बनाए रखता है, क्योंकि वो हर वक्त घूमता रहता है,
पूरे शरीर का तापमान एक जैसा बनाए रखा जाता है। इसीलिए शरीर का तापमान का नियमन भी ये करता है। और हमको जब ज़्यादा तापमान हो जाता है तो पसीना आ जाता है, और जब पसीना भाप के रूप में उड़ता है तो वो शीतलता प्रदान करता है और शरीर ठंडा हो जाता है। इसके अलावा शरीर की मरम्मत, जब कहीं टूट फूट होती है, शरीर में नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भी भरपाई किसके द्वारा होती है? रुधिर के द्वारा। जो वहाँ पदार्थ पहुँचाने उनके द्वारा मरम्मत करी जाती है। इसके बाद समस्थैतिकता बनाए रखना। हमारे शरीर में क्या होता है, विभिन्न क्रियाएं चल रही हैं और इन क्रियाएं कोई कम नहीं हो सकती, कोई ज़्यादा नहीं सकती। सभी में क्या आपस में सामंजस्य बैठा रखा है और सभी की सब बैलेंस रूप में रहती हैं। जो हमारा आमाशय है उसके अंदर एसिडिक होगा या हाथ के अंदर बेसिक मीडियम होगा, तो वो कम या ज़्यादा एक लिमिट में ही रहता है। इस तरीके से सभी क्रियाओं का बैलेंस बनाना क्या कहलाता है? समस्थैतिकता कहलाता है। और ये हमारा जो रुधिर है, इसके अंदर जो लवण हैं, अम्ल हैं, क्षार हैं, ये सब क्या करते हैं? समस्थैतिकता बनाने का कार्य करते हैं। अब हमने रुधिर की बात कर ली, रुधिर के कार्यों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं रुधिर वाहिनियों की। जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे शरीर में? तो रुधिर वाहिनियाँ हमारे पास 3 प्रकार की हैं: धमनियाँ, केशिकाएँ और शिराएँ। धमनी, शिरा और केशिका। धमनी हम किसे कहेंगे? जो रक्त नलिकाएँ हृदय से शरीर की ओर जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धमनियाँ। जो रक्त नलिकाएँ शरीर से रुधिर को कहाँ ले जाती हैं? हृदय की ओर। ध्यान दीजिए, हृदय से शरीर की ओर और शरीर से हृदय की ओर। तो शरीर से हृदय की ओर जो नलिकाएँ जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? शिराएँ कहलाती हैं। धमनियों के अंदर जो होता है शुद्ध रक्त बहता है। क्यों? हृदय उस रक्त को कहाँ पंप कर रहा है? शरीर की ओर, उसका उपयोग करने के लिए। तो उसके अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन मौजूद होगी। तो जिसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होती है वो क्या है? धमनी। ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और शरीर उस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है और गैसीय विनिमय के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर के अंदर छोड़ देगा, ऑक्सीजन को ले लेगा। तब रुधिर कैसा हो गया? अशुद्ध रक्त कहलाता है। और वो कहाँ बहेगा? शिरा के अंदर बहेगा और वो चला जाएगा कहाँ? हृदय के पास। इतना आप ध्यान दीजिए। जब धमनियाँ पतली हो जाती हैं, नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हम धमनिकाएँ। और धमनिकाएँ और महीन बिल्कुल पतली हो जाती हैं, जिनकी भित्तियाँ एक कोश के स्तर पर आ जाती हैं, तब उन्हें हम कहते हैं क्या? केशिकाएँ। और केशिकाएँ फिर दोबारा से क्या होती हैं? बार बार मर्ज होने लगती हैं, एक दूसरे में जुड़ने लगती हैं और फिर बड़ी कोशिकाएँ बनाती हैं। अब ऊतक के स्तर पर ये क्या पाई जाती हैं? केशिकाएँ पाई जाती हैं। केशिका में क्या होता है? ऊतक स्तर पर आदान प्रदान होता है गैसों का, ऑक्सीजन को उपयोग कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद ये किस में बदल जाती हैं? ये शिराकाओं में बदल जाती हैं। शिराकाएँ फिर दोबारा मर्ज होंगी, जुड़ेंगी और फिर बड़ी नलिकाओं में खुलेंगी और फिर शिरा बन जाती है। इस प्रकार से ये नलिकाएँ कार्य करती हैं। इनमें अंतर की बात कर ली जाए तो सबसे मुख्य अंतर तो आपने देख ही लिया कि हृदय से कहाँ जा रही है? शरीर की ओर, तो क्या कहलाएगी? धमनी। शरीर से हृदय की ओर जा रही है जो नलिका, वो क्या कहलाएगी? शिरा। इसके बाद धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन वाला। शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, बिना ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद दूसरी बात कर ली जाए, धमनी जो होती है उसकी भित्तियाँ मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हृदय क्या कर रहा है? रक्त को पंप कर रहा है, इसीलिए उसको मजबूत होना चाहिए। जबकि शिरा की भित्ति पतली होगी। शिरा में प्रेशर ज़्यादा चाहिए। तो आपको पता है चौड़े मुंह वाला पाइप का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। पतले मुंह वाले पाइप का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इनका जो ल्यूमिन होता है वो कैसा होता है? कम होता है, जबकि शिरा का ल्यूमिन ज़्यादा होता है। धमनी होती है उसमें तेज़ी से रक्त बह रहा है, इसीलिए इसके अंदर कोई भी कपाट नहीं पाए जाते हैं। जबकि शिरा के अंदर कपाट पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर रक्त का बहाव बहुत धीरे हो जाता है, तो खून लौट के ना जाए, इसीलिए इनके अंदर क्या होता है? कपाट पाए जाते हैं। धीरे धीरे खून आगे तो बढ़ेगा लेकिन पीछे लौट कर नहीं आ सकता है। तो बात करते हैं हृदय की। हृदय क्या है? हृदय हमारे शरीर का एक पंप है, एक अंग है, जो कि रक्त को, नलिकाओं को बहाने में सहायता करता है। अब इसको जो है अध्ययन के लिए हम 4 भागों में इस तरीके से बांट लेते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, जिन चैम्बर्स होते हैं। जो ऊपर के चौड़े भाग हैं उनको हम कहते हैं क्या?
अलिंद या ऑरिकल, और नीचे के जो दो भाग हैं उन्हें हम कहते हैं निलय या वेंट्रिकल। जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनको बोलते हैं बायां अलिंद और नीचे वाला बायां निलय, और सीधे की तरफ जो होते हैं उन्हें बोलते हैं दायां अलिंद और दायां नीचे वाला क्या हो गया, दायां निलय। तो इस प्रकार से ये 4 भागों में बटा रहता है। तो अलिंद और निलय दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ये देखिए दाएं निलय और दाएं अलिंद के बीच में ये क्या पाया जा रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ये देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है जिससे कि खून पीछे लौट के ना जाए। उसी तरीके से जो बायां अलिंद और बायां निलय है उसके बीच में बाइकस्पिड वाल्व या बाइकस्पिड कपाट पाया जाता है। अब हम इनकी कार्यकी को समझते हैं, किस प्रकार से ये हृदय कार्य करता है। देखिए ये जो दायां अलिंद है इसके अंदर क्या होता है, रुधिर इकट्ठा होता है। अब शरीर से ऊपर से देखिए ये नीले रंग की दिखाई गई है क्योंकि इनके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड से जो अग्र महाशिरा है वो ऊपर से और पश्चिम महाशिरा जो है वो नीचे से रक्त को इकट्ठा करती है। कहाँ पर, दाएं अलिंद के अंदर। दाएं अलिंद में जब संकुचन होता है तो रक्त कहाँ पहुंचा दिया जाता है, दाएं निलय के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और वो वापस लौट के ना जा पाए इसलिए यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, त्रिवलयन या ट्राइकस्पिड वाल्व या कपाट लगे हुए पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो दायां निलय है उसमें क्या होगा, संकुचन होगा और रुधिर को भेज दिया जाएगा कहाँ पर, फुफ्फुस धमनी के अंदर। क्योंकि ये धमनी है, क्योंकि हृदय से कहाँ जा रही है, किसी शरीर के अंग की ओर, तो क्या है फुफ्फुस धमनी। लेकिन ये रक्त कैसा ले जा रही है, अशुद्ध रक्त को लेके जा रही है शुद्ध करने के लिए। तो इसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ये चीज़ याद रखें। और इसमें जो कपाट लगे रहते हैं इनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर वॉल्व कहलाते हैं, जिससे कि पीछे की तरफ खून को आने से, इसको ये रक्त को आने से रोकते हैं। फुफ्फुस धमनी में रक्त गया और इससे पहुंचा दिया कहाँ, फेफड़ों के अंदर, फुफ्फुस के अंदर। वहाँ क्या होगा, गैसीय विनिमय होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया जाएगा रक्त से और उसके अंदर ऑक्सीजन को डाल दिया जाएगा। गैसीय विनिमय होगा जिसके द्वारा अब वो किस में बदल गया, शुद्ध हो चुका है रक्त, और वो फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ आ जाएगा, बाएं अलिंद के अंदर आ जाएगा। ये देखिए फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में रक्त आया। बाएं अलिंद में आने के बाद अब रक्त में क्या होगा, इसमें संकुचन होगा। संकुचन होने पर क्या होगा, ये आ जाएगा बाएं निलय के अंदर। अब बाएं निलय और बाएं अलिंद के बीच में एक कपाट लगा हुआ है जिसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा इसको बंद कर दिया जाएगा और फिर बाएं निलय में संकुचन होगा जिसके द्वारा इस रक्त को, शुद्ध रक्त को प्रवाहित कर दिया जाएगा कहाँ पर, महाधमनी के अंदर। और महाधमनी में यहाँ पर भी कपाट लगे रहते हैं, ये भी सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार वॉल्व होते हैं जो कि रुधिर को पीछे आने से रोकते हैं। अब इस महाधमनी के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से परिसंचरण होता रहता है। शरीर से रक्त जाएगा हृदय में, हृदय से जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर लौटेगा हृदय में और हृदय से फिर जाएगा शरीर में। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। बात करते हैं हार्ट बीट की या हृदय स्पंदन की। तो हृदय किस प्रकार से धड़कता है। तो हृदय जो है एक स्व उत्तेजन अंग है, अपने आप ही उत्तेजित होता है। इसके अंदर पेशी ऐसी लगी रहती है जिसके कारण क्या होता है, चालक प्रेरणाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, जिससे हृदय क्या होता है, संकुचित होता है, सिकुड़ता है और फैलता है, प्रसारित होता है। इसके सिकुड़ने को कहते हैं प्रकुंचन और इसके प्रसार को हम कहते हैं अनुशिथिलन। इस प्रकार से हृदय कार्य करता है। अब इसमें जो अंग जो कार्य करते हैं उनको बोलते हैं ऐसे नोड या साइनोएट्रियल नोड। ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की पेशी है जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या प्रेरणाएँ उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा हृदय में क्या होता है, संकुचन के लिए ये उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें भेज दी जाती हैं कहाँ पर, एवी नोड या ओरोवेंट्रिकुलर नोड पर।
ये जो ऑरोवेंट्रिकुलर नोड है यहाँ पर भेज दी जाती तरंगें और यहाँ पर लगे रहते हैं पूरे में परकिंजी फाइबर्स, जिनके द्वारा ये सारी की सारी प्रेरणाएँ पूरे हृदय में की पेशियों में पहुंच जाती हैं और हृदय का संकुचन इस प्रकार से होता है। तो लयबद्ध हमारा जो हृदय है सिकुड़ता है, प्रसारित होता है, प्रकुंचन होगा, फिर अनुशिथिलन होगा। तो एक बार के अनुशिथिलन और एक बार के प्रकुंचन को हम क्या कहते हैं? एक धड़कन कहते हैं। एक बार सिकुड़ा, ठीक है, संकुचन हुआ और एक बार प्रसारित हुआ, फैल गया, तो ये क्या हो गई? एक धड़कन हो गई। और इस तरीके से लयबद्ध रूप से हमारा हृदय जो है धड़कता रहता है। अब जब ये संकुचन और प्रकुंचन जब होते हैं तो क्या होता है? हमने आपको बताया था कि जो कपाट हैं, त्रिविलन कपाट और द्विविलन कपाट, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं? जब बंद होते हैं तब एक ध्वनि आती है, उससे हम कहते हैं लब। और जब सेमील्यूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं, वो जब बंद होते हैं तब दूसरी ध्वनि आती है, उसे हम कहते हैं डब। तो हमारे हृदय में दो प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उनके प्रकुंचन से, लब और डब। तो इन दोनों ध्वनि को सुना जा सकता है एक यंत्र के द्वारा, जिसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, जो आपने डॉक्टर्स को देखा होगा। इसके द्वारा ये दिल की धड़कन को चेक करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं, परिसंचरण हो रहा है रक्त का शरीर के अंदर, लेकिन जो मानव है उसके अंदर क्या होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब ये देखिए, हृदय से रक्त कहाँ गया? फेफड़ों में, शुद्ध होने के लिए। फेफड़ों से फिर कहाँ आएगा वो? हृदय के अंदर शुद्ध होकर। अब हृदय जो शुद्ध रक्त है उसको भेज देता है कहाँ पर? पूरे शरीर के अंदर। अब पूरे शरीर से फिर कहाँ जाता है? हृदय में। तो इस प्रकार से दो बार चक्र बन रहा है। हृदय का चक्रण कितनी बार, जो रज्जु है उसका चक्रण कितनी बार हो रहा है? दो बार चक्रण हो रहा है। हृदय से फुफ्फुस में और फुफ्फुस से हृदय में एक चक्र हो गया, फिर हृदय से शरीर में, शरीर से हृदय में। तो क्या हो गया? इस प्रकार से दो चक्र, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। जबकि जो मछली है उसके अंदर क्या होता है? एक चक्रीय परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि इसका जो हृदय है वो कैसा होता है? दो कोष्ठीय पाया जाता है। इसमें एक ही अलिंद होता है और एक ही निलय पाया जाता है। तो देखिए, एक अलिंद और एक निलय इस मछली के हृदय में पाया जा रहा है, दो ही कोष्ठ हैं। तो जो अशुद्ध रक्त है शरीर की कोशिकाओं से पहुंच जाता है कहाँ? अलिंद में, अलिंद से निलय में, और निलय से फिर इसको भेज दिया जाता है कहाँ पर? गलफड़ों में। गलफड़े जिन्हें गिल्स कहते हैं। गिल्स मछली जो है उन्हीं के द्वारा श्वसन करती है। अब वो सांस लेगी, वहाँ पर गैसीय विनिमय होगा और वो उसका जो रक्त कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, फिर उसको शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से एक बार ही रक्त का चक्रण होता है, इसीलिए इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं एक चक्रीय परिसंचरण तंत्र। और जो इस प्रकार से विकास होता चला गया, मछलियों में दो कोष्ठीय जो है हृदय पाया जाता है। और जो शरीर जो उभयचर होते हैं, ऐसे जीव जल और स्थल दोनों में रह लेते हैं, उनके अंदर क्या होता है? तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। और पक्षियों में और स्तनधारियों में चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। बात करेंगे बच्चों हम रक्त दाब की। रक्त दाब क्या होता है? तो जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ हैं उनकी भित्ति के विरुद्ध, ये भित्ति है, इसके विरुद्ध जो दाब लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। तो शिराओं के अंदर बहुत ही कम दाब होता है, लेकिन धमनी के अंदर काफ़ी अधिक दाब होता है रक्त का, तो उसी को मापा जाता है। जब रक्त संकुचित होता है तब अधिक तेज दाब होता है, प्रकुंचन होता है। जब सिकुड़ता है हृदय, प्रकुंचित होता है, तो उस दाब को हम कहते हैं सिस्टोलिक दाब। और वो दाब अधिक होता है जब हम उसको पारे में, मीटर में नापते हैं तो वो निकलता है 120 mm ऑफ पारा या Hg मिलीमीटर। इतना ऊंचा कॉलम उठ जाता है 120 का। और जो जब हृदय प्रसारित होता है, अनुशीतलन होता है, तब वो दाब क्या होता है? कम महसूस होगा। तब वो दाब कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg होता है। तो इसको धमनी पर जो दाब नापे जाते हैं, जो
जो दाब होता है तो पहले प्रकुंचन फिर बाद में अनुचेतलन, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 mm ऑफ Hg, और जबकि डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। तो आपको यही याद रखना है 120 80 80 120 नहीं लिखेंगे आप कभी भी, कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा या बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से, और इस रक्त दाब को नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर। अब हम बात करते हैं प्लेटलेटों द्वारा अनुरक्षण की। तो प्लेटलेटें अनुरक्षण किस प्रकार से करती हैं। तो मान लीजिए कभी हमारे शरीर में चोट लग जाती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि उंगली कट गई है, अब इसमें क्या हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो रक्त नलिका भी कट गई है और आसपास के ऊतक भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो क्षतिग्रस्त ऊतकों से और हमारी जो रक्त वाहिनी है दोनों से एक पदार्थ निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है और ये कैल्शियम की उपस्थिति में बनाता है एक एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, वो जो सक्रिय हेपेरिन था, हेपेरिन एक पदार्थ है जो क्या करता है, रुधिर नलिकाओं में रुधिर को जमने से रोकता है। अब उसको रोकने के लिए अब हमको क्या करना है, रक्त को जमाना है, जब भी तो बाहर रुकेगा। तो उसको क्या करता है, ये हेपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। अब दूसरा काम क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं वो हल्की सी सिकुड़ भी जाती हैं। अब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होती है प्रोटीन, उसको बदल देता है किसमें, थ्रोम्बिन में, और जो थ्रोम्बिन होती है वो बदल देता है घुलनशील प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है फाइब्रिनोजिन को किसे बदल देता है, फाइब्रिन में बदल देता है। अब हमारे पास क्या आ गए, फाइब्रिन एक प्रकार का रेशा है जो कि अघुलनशील है, और उस रेशे का उपयोग किया जाएगा किसको, जो क्षतिग्रस्त हुई है, जो नलिका फटी है जहाँ पर, उसको बंद करने में। अब वो रेशे जाते हैं और वहाँ पर क्या जाती हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और रेशे आपस में एक जाल बनाते हैं, इस तरीके से रेशों का जाल, और उनके ऊपर क्या होता है, गोल गोल प्लेटें जाके तस्वीर जमा होती चली जाती हैं। धागे रेशे और प्लेटें, धागे रेशे प्लेटें पूरा क्या करते हैं, एक थक्का जमा देते हैं, जिसकी वजह से जो रक्तस्राव को रोका जा सकता है। इस चित्र में यहाँ पर ये दिखाया गया है। प्लेटलेट कुछ आरबीसीज, लेकिन अधिक मात्रा में क्या होती हैं, प्लेटलेट्स इस चीज़ का कार्य करती हैं। बच्चों, परिसंचरण तंत्र में अब तक आपने पढ़ा कि हमारे शरीर में रुधिर बहता है, नलिकाएं होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे शरीर में एक और द्रव है जिसका परिसंचरण शरीर में होता रहता है, जिसे हम कहते हैं लसिका। लसिका क्या है, जब धमनियाँ बट गई किसमें, धमनिकाओं में, केशिकाओं में, केशिकाओं की जो भित्तियाँ पतली होती हैं उनसे क्या होता है, कुछ पदार्थों में क्या हो जाता है, स्राव हो जाता है, निकल जाता है पदार्थ, और वो कहाँ पहुँच जाता है, ऊतक के पास, और बनाता है ऊतक द्रव। ऊतक द्रव में से रिसाव करके जो पदार्थ पहुँच जाता है, और वहाँ पर कुछ अन्य नलिकाएं मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लसिका वाहिनियाँ, उनके अंदर वो स्राव चला जाता है। तो इस प्रकार से वो क्या कहलाता है, लसिका। तो लसिका के अंदर क्या क्या होता है, कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, उनके अंदर श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं और कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं, और वो प्लाज्मा की तरह रंगहीन एक पदार्थ होता है। जो नलिकाएँ उसको लेकर जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, लसिका वाहिनियाँ, और पूरे शरीर में इनका तंत्र फैला हुआ है, इसलिए कहते हैं इसको लसिका तंत्र। लसिका वाहिनियों के बीच बीच में कुछ ऐसी जगह पाई जाती हैं जहाँ पर बहुत सारा जो गांठें पाई जाती हैं, जिनके अंदर जो अधिक मात्रा में श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, उनको कहते हैं हम लिम्फ नोड्स या गांठें, जो कि हमको प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। और ये जो द्रव है लसिका वाहिनियों में चलता है, इनमें भी क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, अपने आप संकुचित होती रहती हैं, जिसकी वजह से रुधिर आगे इनके अंदर जो लसिका है वो आगे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से ये आगे चलता है और बड़ी नलिकाओं में बदल जाता है, और बड़ी नलिकाएं जो होती हैं वो फिर बड़ी शिराओं के अंदर खुल जाती हैं। इस प्रकार से ये जो है साथ में काम करता है, हमारे मुख्य परिसंचरण तंत्र के साथ लसिका परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। लसिका वाहिनियों में अब क्या क्या और होता है, एक तो श्वेत रक्त कणिकाएँ, घुली हुई
जो है, और जो पाचन होता है, जो भोजन का पाचन होता है उसमें से जो वसा वाला भाग है उसका शोषण होता है, तब उसको भी किस में डाल दिया जाता है, लसिका वाहिनियों के अंदर ही प्रवाहित किया जाता है। तो वसा का स्थानांतरण कौन करता है, यही लसिका या लिम्फ वेसल्स ही करती हैं। इसको थोड़ा चित्र की सहायता से भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये धमनिका, ये शिराका, और ये क्या है, केशिका है, कैपिलरीज, और ये ऊतक हैं। ऊतकों के बीच में अंतराकोश की अवकाश है। तो यहाँ से जो द्रव छनकर यहाँ जाता है और वो कहाँ चला जाता है, फिर लसिका वाहिनी के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। लसिका इकट्ठा होता है और इसको प्रवाहित कर दिया जाता है फिर शिराओं के अंदर। तो बच्चों, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा तो वहन तंत्र क्या होता है और क्या क्या इसमें बहाव होता है, एक चीज़ के कितने पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो आपने बच्चों आज सीखा कि वहन क्या होता है, वहन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, क्योंकि जटिलता बढ़ती चली गई। वाहन कितने प्रकार का होता है आपने पढ़ लिया, खुला होता है, बंद होता है, जल का होता है, रुधिर का होता है। इसके बाद आपने पढ़ा वाहन का कार्य क्या है, ये भी आपने समझ लिया कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वहन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आपने पढ़ा वहन करता कौन है, रुधिर के द्वारा होता है। रुधिर की आपने संरचना पढ़ ली, रुधिर के कार्य पढ़ लिए। इसके बाद रुधिर को बहाएगा कौन, आपने हृदय के बारे में पढ़ा, हृदय की कार्य के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।